हम बात कर रहे थे पहली जो घटना थी विवर्तन, है ना, किसका? प्रकाश का। प्रकाश का विवर्तन नहीं दिख रहा है? दिख जाए। अब इसमें कंडीशन क्या है समझना। हम दो घटनाएं कर चुके हैं, एक तो कौन सी? परावर्तन, और एक कौन सी? अपवर्तन। यह हम समझ चुके हैं पहले। परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ये प्रकाश यहाँ से टकराया वापस उसी माध्यम में। अपवर्तन में प्रकाश माध्यम चेंज करता है, एक माध्यम से जाता है दूसरे माध्यम में विचलित हो जाता है, या तो इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, है ना। तो वो नियम पर डिपेंड करता है। अब आता है प्रकाश का विवर्तन। क्या आता है? विवर्तन। विवर्तन की घटना क्या होती है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी धारदार सतह से टकराती है। प्रकाश का ये गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब मान लो यहाँ पर ये कोई सतह है, ठीक है, ब्लेड है या कुछ भी है, ब्लेड ही समझ सकते हैं, ब्लेड में ज्यादा धार होती है ना, इसलिए ब्लेड का नाम ले रहा है। तो ये प्रकाश किरण जब इस धारदार सतह, जैसे मान लो ऊपर की प्रकाश किरण तो सीधा निकल जाएगी, ठीक, वो ये वाली प्रकाश किरण यहीं रुक जाएगी, लेकिन वो प्रकाश किरण की बात कर रहे हैं जो इस धार से टकरा रही है। तो जब ये प्रकाश किरण धार से टकराएगी तो वो क्या होती है? इस डायरेक्शन में नहीं जाकर क्या मुड़ जाती है ना। इस घटना को बोला जाता है विवर्तन। तो विवर्तन की घटना में क्या होता है कि धारदार सतह से टकराकर कौन से वाले भाग में? इस वाले भाग में क्या बनेगी? वस्तु की छाया। तो छाया वाले भाग में क्या हो जाती है? अध्यारोपित हो जाती है। अध्यारोपित होने का मतलब किसी एक भाग पर आरोपित हो जाना, बैठ जाना, चले जाना, है ना। तो ये घटना क्या कहलाएगी? अध्यारोपित। या फिर इसी को हम बोलते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण का क्या मतलब होता है? अतिक्रमण का मतलब होता है किसी की दूसरे की जगह में अपना कब्जा कर लेना, वो अतिक्रमण है। तो ये छाया वाले भाग में क्या हो जाता है? अतिक्रमित हो जाती है। तो इस घटना को क्या बोला जाएगा? विवर्तन। अब इसके जो उदाहरण लिखे हैं अपन ने, उदाहरण में लिखा है, एक तो लिखा है सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण में होता क्या है? ये सूर्य, ठीक है, ये पृथ्वी, और पृथ्वी से भी छोटा चंद्रमा, है ना। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। ध्यान रखते हैं, इतनी बार ये क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं, है ना। एक बार एक एग्जाम में ऐसा बोल दिया कि आंसर में सूर्य बीच में आ जाता है। किसके बीच में आ जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाए ना, पता भी नहीं पड़ेगा वो चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ है और सूर्य कहाँ है, क्योंकि ये है ही इतना बड़ा सूर्य। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सूर्य पृथ्वी के पास आने का मतलब ये पूरा आ ही नहीं पाएगा और हम स्वाहा हो जाएंगे, है ना, उसके टेम्परेचर के कारण। तो ये चंद्रमा कहाँ आ जाता है? पृथ्वी को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, है ना। चंद्रमा कहाँ आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो अब होता यूं है कि सूर्य के प्रकाश की किरणों के लिए ये जो सतह है, चंद्रमा की सतह, ये किसका काम करती है? धार की तरह काम करती है। और जब ये धार की तरह काम करती है ऐसे ऐसे, तो इस धार से टकराकर क्या हो जाती है? अध्यारोपित होती है ना। इसके छाया वाले भाग में क्या हो जाती है? अध्यारोपित। तो यहाँ पर ऐसी घटना में क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण के समय आपसे बोला जाता है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो सूर्य के प्रकाश की किरणें अधिक तीव्रता वाली होती है, तो ये हम पर गलत प्रभाव, हमारे शरीर पर गलत प्रभाव डाल सकती है। अब ये होता यूं है क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस, दूरी क्या होती है? कम। जिस प्रकार एक बड़ी सी बिल्डिंग हो या बड़ा सा घर हो, उसको हम ये आधे इंच, ये 1 इंच मान लो आपका 10 सेंटीमीटर, इससे आधे इंच को अपनी आंखों के सामने लगा लें, तो उससे आने वाली सारी प्रकाश किरणें रुक जाएंगी कि नहीं रुक जाएंगी? तो वो क्या बिल्डिंग अपने को दिखाई देगी? क्या नहीं दिखाई देगी, बड़ी सी। ऐसे ही क्या होगा? इससे आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी पर हमें दिखाई नहीं देती, जिससे हम उसके सामने, सूर्य के सामने पूरे तरीके से कौन आ जाता है? चंद्रमा, है ना। तो चंद्रमा अगर पूरे तरीके के प्रकाश किरणों को रोक ले, तो इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, है ना। तो
चंद्रमा की छाया किस पर दिखाई देगी? तो ये हम गलत बोलते हैं, ये हम गलत बोलते हैं, क्योंकि सूर्य खुद प्रकाश स्रोत है। जो प्रकाश स्रोत होता है ना, उसकी उस पर छाया बन ही नहीं सकती। तो इसकी छाया कहाँ होती है? पृथ्वी पर। कहाँ पर? किसकी? चंद्रमा। लेकिन हम यहाँ जब पृथ्वी पर होते हैं तो ये जो वाला हिस्से से हम पूरे सूर्य को नहीं देख पाते हैं, तो हमें सूर्य का ये वाला हिस्सा कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। मतलब ये जो चंद्रमा है पूरे तरीके से किसको ढक लेता है? सूर्य को। तो सूर्य को क्या ढक लेगा? सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वो रोक देता है। तो अपने को क्या दिखाई देता है? ये ढका हुआ। ये वाली पट्टी अपने को कैसी दिखाई देगी? चमकीली। मैं 3 बार देख चुका हूँ ऐसा। दिन के 12 बजे 12:05 इस तरीके से 12 बजे का दोपहर का समय होता है ना, उतने समय बिल्कुल मतलब अंधेरा कर देता है। अंधेरा कैसे हो जाएगा? यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश रुक जाएगा पूरे तरीके से, तो उतने भाग में क्या हो जाएगा? अंधेरा, है ना। ये घटना क्या होती है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में कौन किसके बीच में आता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा। अब दूसरे नंबर पे आता है चंद्र ग्रहण। क्या जाता है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? ये तो आपका सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, और चंद्रमा किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ, है ना। तो मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी। तो अब ये जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण किसको ढक लेती है? चंद्रमा को ढक लेती है। किसको ढक लेगी? तो इस कंडीशन में क्या बोला जाता है? चंद्र ग्रहण। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है चंद्र ग्रहण कैसे होता है कि वो राहु और केतु जो होते हैं वो उसको ढक लेते हैं, सूर्य को निगल लेते हैं। तो ये पुरानी कहानियां हैं, ये लोगों को समझाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता था, जबकि साइंटिफिकली कारण ये होता है। ये अपने को याद रखना है कि सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और ये घटना कौन सी होती है? विवर्तन की। ठीक है। अगले नंबर पे आता है आपका व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या होता है यहाँ पर कि प्रकाश किरण माध्यम के किसी कण से टकराती है। प्रकाश किरण माध्यम के किसी कण से टकराती है और उस कण से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश किरण हमेशा क्या सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जैसे उसके सामने कोई पृष्ठ आ जाता है या कण आ जाता है तो उससे क्या हो गया? वो टकराकर और क्या हो जाती है? सभी दिशाओं में फैल जाती है। ये घटना कहलाती है प्रकाश का व्यतिकरण। हमें चारों ओर जो प्रकाश दिखाई देता है फैला हुआ, वो व्यतिकरण के कारण ही दिखाई देता है। ये ऐसा होता है, ये अपनी पृथ्वी और ये इसका वायुमंडल, और यहाँ पर क्या ले लो आप? सूर्य। ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है वो तो अनंत दिशाओं में जाता है, लेकिन अंतरिक्ष में यहाँ पर क्या होता है? अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा इसलिए होता है कि प्रकाश तो होता है वहां पर, लेकिन ये प्रकाश फैलता नहीं है ना। जैसे आप अंतरिक्ष में जाओ, 2 लोग, ठीक है, 2 लोग खड़े हुए, तो वो एक दूसरे को देख तो पाएंगे, लेकिन उसके चारों ओर उनको क्या दिखाई देगा? अंधेरा। ये जिस प्रकार अभी दिन के समय हम देखते हैं कि हमें चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है? प्रकाश फैला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता है। अंतरिक्ष में हम वस्तुओं को तो देख पाएंगे। क्यों देख पाएंगे? क्योंकि कोई 2 व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, तो इससे चलकर प्रकाश किरण टकराएगा इससे और इसकी आंखों में जाएगा, ऐसे इससे टकराएगा और इसकी आंखों में जाएगा, तो देख पाएंगे। लेकिन वहां आसपास क्या दिखाई देगा? अंधेरा। और जैसे ये प्रकाश कहाँ आता है? अपने वायुमंडल में, तो वायुमंडल के कणों से टकराकर ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो व्यतिकरण होता है वो नीले प्रकाश का होता है। किस प्रकाश का? नीले प्रकाश का। तो अपने चारों ओर कौन सा प्रकाश फैला हुआ दिखाई देगा? नीला। तो इसलिए हम आकाश का रंग क्या बोल देते हैं? नीला, है ना। आकाश का रंग क्या बोल देते हैं? नीला। हमें चारों ओर कौन सा रंग दिखाई देगा? ऐसे ही समुद्र में होता है। समुद्र में जैसे ही पानी के कण से टकराता है तो नीले प्रकाश का ज्यादा व्यतिकरण होता है, तो समुद्र का अपने को रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। अब कुछ घटनाएं ऐसी है कि हर एक समुद्र नीला नहीं होता है। जैसे पृथ्वी के कुछ भाग का अपन देखें, पानी जो पृथ्वी पर जो पानी है तो अधिकांश वो नीले से दर्शाया है, लेकिन एक वो जो समुद्र है वो जो उसका रंग वो है मटमैला सा, मिलता नहीं है आपस में वहां पर, तो वो वहां पर
कणों के कारण होता है कि कौन से प्रकाश का वहां पर व्यतिकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये घटना कौन सी होती है? व्यतिकरण। इसी के कारण हमें चारों ओर प्रकाश कैसा दिखाई देता है? फैला हुआ दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। और आपसे कोई कुछ एक क्वेश्चन पूछे कि दिन में तारे नजर कहाँ आते हैं, तो दिन में तारे अंतरिक्ष में नजर आते हैं। ठीक है, क्यों नजर आते हैं? क्योंकि वहां पर प्रकाश का व्यतिकरण नहीं होता है। चलिए, तीसरे नंबर पे आता है ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण की परिभाषा है असमतल ध्रुवित प्रकाश को जब समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल दिया जाता है। ये ऐसा है, आपका ये मान लो बल्ब है या सूर्य है, इसका जो प्रकाश है वो सभी दिशाओं में फैल रहा है। इस प्रकाश को आप एक डायरेक्शन में यदि फोकस कर दो, मान लो एक ही डायरेक्शन में यदि इसको फोकस कर दिया, तो ये घटना क्या कहलाती है? ध्रुवण। इसका एक चित्र बनाते हैं अपन, ये इस तरीके से, ये आता है असमतल ध्रुवित प्रकाश, और इसको यदि हम एक ही डायरेक्शन में भेज दें इस तरीके से, तो ये कहलाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। हम प्रकाश के ध्रुवण में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। कौन से दर्पण का? ये अवतल दर्पण होता है। ये इसका पृष्ठ पेंट कर दिया, इसमें आपने एक बल्ब रख दिया यहाँ पर, आपने देखा होगा किसान टार्च में, है ना। अब इसका जो प्रकाश है वो तो सब दूर जाता है ना, तो ये यहाँ 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 इधर भी आएगा, इससे टकराकर क्या हो जाता है? ये एक ही डायरेक्शन में फोकस हो जाता है। तो ये प्रकाश क्या कहलाता है? ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश कहलाएगा? ध्रुवित प्रकाश। तो ये हो गया आपका विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, परावर्तन और अपवर्तन। क्लियर है सर? तो ये घटनाएं होती हैं कौन सी? प्रकाश की। पता होना चाहिए। ये अभी क्या 12th के सिलेबस से तो हटा दिया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर है इसका। एक पूर्णांतरिक परावर्तन भी करा है अपन ने। पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या हुआ था कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, तो इसका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया था। क्रांतिक कोण कौन सा कोण होता है? आपतन कोण ही होता है, लेकिन उस समय का आपतन कोण जब आपकी अपवर्तित किरण 90 डिग्री से मुड़ जाए। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से मुड़ने पर, है ना, ये आपतन कोण क्रांतिक कोण हो जाता है। जैसे ही हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से बढ़ाते हैं, ये आईसी होता है क्रांतिक कोण, इससे जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो वो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो ये घटना क्या कहलाती है? पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण है ठंडे प्रदेश की मरीचिका, गर्म प्रदेश की मरीचिका और इंद्रधनुष का वर्णन। इंद्रधनुष में अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन दोनों घटनाएं होती हैं। ये हो गया आपका। और क्या था?